ठीक रात 12:43 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और डर इस बात का था कि बाहर कोई नहीं था। बुक बातें में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिस पर हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, इसका नाम है द मैन हु नॉक्ड आफ्टर मिडनाइट। सोचिए, आधी रात का वक्त है, पूरा शहर खामोश और आप अपने फ्लैट में अकेले हैं और तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोची समझी लगती है और यहीं से कहानी का जो तनाव है वो बनना शुरू होता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि लेखक ने कैसे एक आम से अपार्टमेंट को मतलब डर के एक मंच में बदल दिया। हाँ, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या होता है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर को कैसे बुना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की नींव रखी जाती है रात के 12:43 पर। हमारे मुख्य पात्र आर्यव अपने फ्लैट में हैं, अकेले। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। और ये कोई आम दस्तक नहीं है। लेखक इसे बहुत ध्यान से बताता है। एक अकेली साफ दस्तक, जिसके बाद 3 और धीमी बराबर अंतराल पर। उस लय में ही एक अजीब सी ठंडक है ना? हाँ, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई घबराहट नहीं, बस एक इरादा है। या लेखक ध्वनि और चुप्पी का बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहा है। दस्तक एक ध्वनि है जो शांति को भंग करती है। लेकिन असली डर तो उसके बाद की चुप्पी में है। बिल्कुल। जब आरफ पूछता है कौन है, तो उसे जवाब में शब्द नहीं मिलते। क्या मिलता है? दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी के सांस लेने की एक धीमी स्थिर आवाज। ये बहुत परेशान करने वाला है। मतलब जवाब न मिलना ही अपने आप में एक जवाब है। सही बात है। ये बताता है कि दरवाजे के पीछे जो भी है वो सामाजिक नियमों से नहीं खेल रहा। उसे अपनी पहचान बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी दिमाग खाली जगहों को अपने सबसे बुरे डर से भरने लगता है। अनदेखा खतरा हमेशा देखे हुए खतरे से ज्यादा डरावना होता है। और जब आरव पीपहोल से देखता है और उसे कोई नहीं दिखता, तब तो डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता होगा। हाँ, दालान खाली है, लेकिन उस मौजूदगी का एहसास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और फिर वो आवाज आती है, मुझे पता है तुम अंदर हो। यहाँ से कहानी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। और इसके ठीक बाद एक और परेशान करने वाली लाइन, तुम कुछ भूल गए थे, मैं उसे लौटाने आया हूँ। एक पहेली की तरह है ये, है ना? ये आरफ को तुरंत अपनी यादों में कुछ खोजने पर मजबूर कर देती है। यहीं पर कहानी एक साधारण घुसपैठ के डर से एक मनोवैज्ञानिक खेल में बदल जाती है। हाँ, मतलब अब ये सिर्फ एक बाहरी खतरा नहीं रहा, ये एक आंतरिक संघर्ष बन गया है। लेकिन असली मोड़ तो अगली लाइन में आता है। हाँ, वो लाइन जिससे मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। तुमने बालकनी का दरवाजा फिर से खुला छोड़ दिया। और आरफ तुरंत बालकनी की तरफ देखता है और पाता है कि दरवाजा न सिर्फ बंद है बल्कि लॉक्ड भी है। उसने उसे 2 बार चेक किया था। ये उसकी आदत थी। 1 मिनट, ये लाइन ही सब कुछ बदल देती है। उस आदमी ने आरफ को बता दिया है कि वो सिर्फ दरवाजे के बाहर नहीं है, वो उसकी आदतों, उसके डर और उसके दिमाग के अंदर भी है। वो ऐसी बातें जानता है जो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाननी चाहिए। इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या बालकनी का दरवाजा सच में बंद था या आरफ का अपना अपराध बोध उसकी याददाश्त के साथ खेल रहा है? ये एक बेहतरीन अवलोकन है। हो सकता है कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो आरफ के टूटे हुए मानस का ही एक प्रतिबिंब हो। मतलब खतरा बाहरी है या आंतरिक, ये रेखा अब धुंधली होने लगी है। और ये डर को और ज्यादा निजी और बचने में नामुमकिन बना देता है। आप अपने ही दिमाग से कैसे भाग सकते हैं? और ये घुसपैठ की भावना तब और गहरी हो जाती है जब वो आवाज फुसफुसाती है, मैं तुम्हारी सांसें सुन सकता हूँ। और जब वो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है तो जवाब मिलता है, वे समय पर नहीं आएंगे। इस आत्मविश्वास में एक भयानक निश्चितता है। हाँ, क्योंकि ये आगंतुक समय और स्थान के नियमों से परे काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिलता है जब अगली दस्तक होती है, जो कि मुख्य दरवाजे पर नहीं होती। नहीं, वो फ्लैट के अंदर बेडरूम के दरवाजे पर होती है। ये तर्क की हर सीमा को तोड़ देता है। एक बंद फ्लैट के अंदर कोई कैसे आ सकता है? ये वो पल है जहां कहानी बिना किसी शक के अलौकिक क्षेत्र में चली जाती है। और इस असंभव घटना के ठीक बाद वो आगंतुक अपने काम करने का एक नियम बताता है। मुख्य दरवाजे के बाहर से आवाज फिर आती है, मैं वहीं दस्तक देता हूं जहां मुझे बुलाया जाता है। बुलाया जाता है। इस एक शब्द में मुझे लगता है पूरी कहानी का रहस्य छिपा है। ये कैसा बुलावा है? आरव ने तो किसी को नहीं बुलाया। तो क्या इसका मतलब कुछ और है?
क्या ये अपराध बोध का बुलावा है, एक ऐसा निमंत्रण जो अनजाने में शायद सालों पहले भेजा गया था और अब उसका जवाब आ रहा है? बिल्कुल, ये कहानी को एक नैतिक आयाम देता है। ये अब सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि कर्म और परिणाम की कहानी बन रही है। हाँ, आरव पीड़ित है, लेकिन शायद वो निर्दोष नहीं है। और डर की वजह से वो जो करता है, वो उसकी लाचारी को और बढ़ा देता है। वो खुद को बालकनी में बंद कर लेता है। अपनी जान बचाने के लिए एक जेल से भागकर दूसरी छोटी जेल में कैद हो जाता है। बाहर नीचे शहर की रोशनियां हैं, जिंदगी चल रही है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं सकता। वो लोगों के बीच होकर भी बिल्कुल अकेला है। और अंदर उसका टोमेंटर, मतलब जो उसे सता रहा है, वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। कदमों की धीमी आवाज, एक एक करके जलती हुई बत्तियां, ये सब दिखाता है कि आगंतुक को कोई जल्दी नहीं है। वो उस जगह पर अपना हक जता रहा है। और फिर कांच के दरवाजे पर आरव को उसका अक्स दिखाई देता है, लंबा, पतला और मुस्कुराता हुआ। वो मुस्कान, उसमें कोई खुशी नहीं है, उसमें एक पुरानी जीत की संतुष्टि है। और तभी वो सवाल आता है जो सारे राज खोल देता है। क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं? पिछले साल यही बिल्डिंग, फ्लैट 302। और इन कुछ शब्दों से आरव का अतीत उसके सामने आ खड़ा होता है। नशे में एक बहस, एक धक्का और सीढ़ियों से गिरती एक लाश। तब सब कुछ साफ हो जाता है। ये आगंतुक कोई अजनबी नहीं है। ये उस आदमी का भूत है जिसे आरव ने मारा था। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या ये सिर्फ एक भूत है या कुछ और है? ये एक अच्छा सवाल है। लोक कथाओं में एक अवधारणा होती है जिसे रेवेनेंट कहते हैं। ये सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो एक खास मकसद से लौटती है। बदला लेने के लिए। हाँ, बदला लेने के लिए या हिसाब बराबर करने के लिए। इस आगंतुक का व्यवहार एक रेवेनेंट जैसा ही है। उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि न्याय करना है, अपने तरीके से। अच्छा, लेकिन क्या कोई और व्याख्या भी हो सकती है? कुछ ऐसा जो अलौकिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक हो? एक और संभावना है जो शायद और भी ज्यादा डरावनी है। मनोविज्ञान में टल्पा या थॉट फॉर्म का एक विचार है। टल्पा, वो क्या होता है? ये एक ऐसा विचार या भावना है जिसे इतनी शिद्दत और ऊर्जा के साथ सोचा जाता है कि वो एक भौतिक रूप ले लेता है। आप कह रही हैं कि ये आगंतुक कोई भूत न हो, बल्कि आरव के अपने अपराध बोध का एक मूर्त रूप हो। क्या ये संभव है कि उसके अपराध बोध ने इतना विशाल रूप ले लिया हो कि अब वो उसके साथ उसी के घर में रह रहा है, उससे बात कर रहा है? ये तो बहुत ही भयानक विचार है। अगर ऐसा है तो आरव अपने ही बनाए हुए राक्षस से लड़ रहा है। और ये उस लाइन को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है जो कहानी का केंद्रीय विचार है। हाँ, जब भूत कहता है तुमने फ्लैट बदल लिया, सोचा था कि एक नया फ्लैट तुम्हें सोने में मदद करेगा। और फिर वो निर्णायक लाइन आती है, लेकिन अपराध बोध के पास एक अतिरिक्त चाबी होती है। क्या लाइन है! ये पूरी कहानी का सार है। ये कोई साधारण चाबी नहीं है जो दरवाजे खोलती है। ये एक ऐसी चाबी है जो यादों के ताले खोलती है, जो तर्क की दीवारों को पार कर जाती है। और जो आपको कहीं नहीं छुपने नहीं देती। आप शहर बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से बाहर नहीं जा सकते। और कहानी का अंत भी उतना ही शक्तिशाली और अस्पष्ट है। बालकनी का दरवाजा अंदर से खुलता है और आरव चीखता है। जब पुलिस पहुंचती है तो फ्लैट खाली मिलता है, कोई संघर्ष के निशान नहीं। लेकिन दो चीजें पीछे रह जाती हैं। दीवार पर 12:45 पर रुकी हुई घड़ी, ठीक वो समय जब ये सब शुरू हुआ था। और बालकनी के धुंधले कांच पर लिखा एक संदेश, मैंने वो लौटा दिया जो तुमने मुझे दिया था। इस लाइन का क्या मतलब निकाला जाए? आरव ने उसे मौत दी थी, तो क्या उसने भी आरव को मौत लौटा दी? क्या आरव बालकनी से कूद गया, या वो बस हवा में गायब हो गया? लेखक हमें कोई आसान जवाब नहीं देता। और यही इस कहानी की खूबी है ना? एक निश्चित अंत डर को खत्म कर देता है, लेकिन एक अनिश्चित अंत, एक सवाल, वो हमेशा आपके साथ रहता है। एक बात जो मुझे अभी भी परेशान कर रही है वो ये है कि पड़ोसियों ने भी दस्तकों की आवाज सुनी थी। अच्छा पॉइंट है। अगर ये सब आरव के दिमाग में था, एक टल्पा था, तो पड़ोसियों को वो दस्तकें क्यों सुनाई दी? या शायद ये एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। हो सकता है लेखक हमें ये बताना चाहता है कि अपराध बोध इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो सिर्फ हमारे मन को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करने लगता है। मतलब हमारी निजी सच्चाई एक साझा सच्चाई बन जाती है। हाँ, और ये विचार कि हमारा आंतरिक नरक बाहर की दुनिया पर भी असर डाल सकता है, शायद सबसे डरावना विचार है। तो इस कहानी से हमने जो गहरी समझ हासिल की है
वो ये है कि सबसे डरावनी कहानियां राक्षसों या भूतों के बारे में नहीं होती। वे उन दरवाजों के बारे में होती हैं जिन्हें हम अपने अंदर बंद रखते हैं। और अपराध बोध वो चाबी है जो किसी भी दरवाजे को कभी भी खोल सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, वो हमेशा ढूंढ ही लेता है, चाहे हम कितने भी ताले क्यों नहीं लगा लें। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या अपराध बोध सिर्फ एक एहसास है या वो सच में एक साया बनकर दरवाजा खटखटा सकता है? ये एक गहरा सवाल है। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है। बुक बातें में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या विषय है जिस पर आप हमें चर्चा करते हुए सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस चर्चा को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली दिलचस्प चर्चा मिस न करें। और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया कंटेंट लेकर आएं तो आपको सबसे पहले पता चले। अगली बार तक पढ़ते रहिए और सोचते रहिए। अलविदा।